हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्रवक्ता चयन परीक्षा जो कि 2000 में हुई थी उसका पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पेपर हुए हैं 2016 तक उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले जो मैंने पेपर अपलोड किया था वो 2016 का अपलोड किया था। तो अब मैं एक क्रम से क्या है पीजीटी यूपी पीजीटी का जो पेपर है उसको हम देखने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, बरीद कौन थे। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है बरीद कौन थे। तो बरीद यहाँ पर जो हैं गुप्तचर अधिकारी थे। तो बरीद गुप्तचर अधिकारी थे। बरीद सूचना एवं गुप्तचर विभाग का महत्वपूर्ण एक पदाधिकारी होता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी वो सीधी सुल्तान को देता था। इसके अतिरिक्त डाक चौकियों का प्रबंध भी उसी के अधीन ही था, मतलब डाक चौकियाँ भी उसी के कंट्रोल में आती थी। किसके? बरीद के। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जो सत्य नहीं है वो ये है कि सैन्याधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, उसने जागीरें प्रदान नहीं की, ये यहाँ पर सत्य नहीं है। बाकी देखते हैं, भू राजस्व में वृद्धि की, बिल्कुल की। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, बिल्कुल। और मद्य निषेध यानी शराब का उन्होंने क्या किया था, निषेध मतलब बैन किया था, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या यहाँ पर नीचे नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1258 ईस्वी में, 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी। तो आंसर हमारा होगा क्या, हलाकू। हलाकू यहाँ पर सही हो जाएगा। 1258 ईस्वी में मंगोल नेता था हलाकू, जिसने खिलाफत को नष्ट करते हुए क्या किया था, खलीफा की हत्या कर दी थी। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। सन 1258 में, याद रखना है सन भी यहाँ पर क्या है, यूपी पीजीटी में बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। तो कोशिश करने की जो इम्पोर्टेंट है उसको हम याद रखें ज़्यादा से ज़्यादा। तो सन 1258 में मंगोल नेता हलाकू ने खिलाफत को नष्ट करते हुए उसकी हत्या कर दी। और इसका सोर्स भी यहाँ पर दिया है कि किस सोर्स यानी किस बुक से ये लिया गया है, तो आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व किसने किया था। जुनैदी ने किया था। निजामुल मुल्क जुनैदी, ठीक है। तो व्याख्या देखते हैं। रजिया जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी का विरोध तुर्क अमीरों के गुट ने किया था, जिसका नेतृत्व वजीर निजामुल्क जुनैदी ने किया था। इस विरोधी अमीरों में मलिक अलाउद्दीन जानी, मतलब सिर्फ जुनैदी ही शामिल नहीं था, उनका एक गुट था जिसमें मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां आयाज तथा मलिक सलारी प्रमुख थे। तो कभी कूट में 1 2 3 ये सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको इन सारे नामों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है। तो आंसर हमारा बिल्कुल इल्तुतमिश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में प्रचलित एकता प्रथा के तहत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिक व असैनिक पदाधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भारत में प्रचलित सामंती प्रथा को खत्म करने के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ यूपी में क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा आपको हर, चाहे वो यूपी पीजीटी हो चाहे वो टीजीटी हो, हिस्ट्री के उसमें आपको देखने को मिलता ही है। जैसे ये एकता वाला हो गया, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी मैं बताऊंगी कितना इंपॉर्टेंट है और हमेशा हमें देखने को मिल जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था। तो इल्तुतमिश ने जब सत्ता ग्रहण की तो उसका आधार क्या था। तो दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्याधिकारियों का उनका चयन किया।
तो ये उसका आधार था। व्याख्या देखते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बहराम शाह सुल्तान बनता है, परंतु योग्य मतलब जो योग्य तुर्क मलिकों ने उनके उसके चयन का विरोध किया। मतलब आराम शाह सुल्तान का क्या कर दिया, इन्होंने विरोध कर दिया। जो योग्य मतलब बहुत ही अच्छे तुर्क थे, मतलब कि उन्होंने समझा हुआ कि आराम शाह क्या है, सुल्तान बनने योग्य नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अतः उन्होंने बदायूं के इक़्तिदार, मतलब ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था, तो बदायूं हमारा आंसर हो जाएगा। बदायूं का इक़्तिदार था। इल्तुतमिश को आमंत्रित मतलब बुलाया वहाँ से, और इल्तुतमिश बिना किसी कठिनाई के दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासक के संघ का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर हमारा जयपाल हो जाएगा। जयपाल ने किया था। जयपाल महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूतों शासकों के संघ का नेतृत्व पश्चिमोत्तर भारत के एक शाही राजा जयपाल ने किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई और जयपाल इस पराजय को सहन नहीं कर पाया और फिर वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था, तो आंसर हमारा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान था जिसको किसने हरा दिया था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कौन से युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में। व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के पश्चात, कौन पराजित होने के पश्चात, मोहम्मद गौरी। पहली बार तो वो हार गए, फिर दोबारा आते हैं तो दूसरा युद्ध होता है, यानी तराइन का दूसरा युद्ध जो कि हुआ था 1192 में। पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो जाती। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि तुर्की राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1192 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, तो अल-बरूनी एक इतिहासकार कह लो या लेखक कह लो, बहुत ही इंटेलिजेंट था। वो यहाँ भारत में आता है और संस्कृत का भी अध्ययन करता है और फिर एक किताब लिखता है जिसका नाम क्या है, किताबुल रहला, किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद है यहाँ पर, किताबुल हिंद। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो उसने संस्कृत लिखी उसके आधार पर, मतलब संस्कृत सीखी। ठीक है, तो कभी कभी बोलने में ऐसे निकल जाता है, लेकिन आप उसका बिल्कुल वो मत करिए। यहाँ पर जो है किताबुल हिंद ही है, वो कमेंट भी मत करिए कि आपने ऐसा बोल दिया, आपको ये नहीं आता वो नहीं आता। ठीक है, आगे है। महमूद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उतवी आदि विद्वान थे। मतलब उसके दरबार में कौन कौन रहते थे, अल-बरूनी रहते थे, फिरदौसी रहते थे, उतवी आदि विद्वान वहाँ पर रहते थे। अल-बरूनी महमूद के आक्रमण के समय भारत आया, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। इससे भारतीय इतिहास, मतलब इसकी किताब से हमें क्या क्या हमें मिलता है, मतलब जानकारी क्या क्या मिलती है, गणित मिल जाती है, इतिहास समझने को मिल जाता है, उस समय का भूगोल समझ में आ जाता है कि उस समय की क्या भौगोलिक दशाएं थी, दर्शन मिल जाता है, आदि की समीक्षा की गई है। किस किताब से, किताबुल हिंद। किसने लिखी थी, अल-बरूनी। किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठा सेना, और द्वितीय नहीं है यहाँ पे, पानीपत के तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध है, उसमें मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था, तो यहाँ पर सदाशिव भाव जो है। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा, सदाशिव भाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 8वीं से 13वीं शताब्दी के युग में कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है। 18वीं से 13वीं शताब्दी के युग को क्या कहते हैं, अंधकार का युग कहते हैं। ठीक है, अंधकार का युग। दूसरा यहाँ पर कारण दिया है,
वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय स्थायी प्रारूप प्राप्त करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं या व्याख्या सही नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों ही सत्य हैं, परंतु ए और आर की व्याख्या नहीं करते हैं। यानी कि 8वीं से 13वीं तक इसको अंधकार का युग कहते हैं और वर्तमान भारत में अनेक संस्थाओं ने इसी समय स्थायी प्रारूप प्राप्त किया था। तो दोनों सही है पर व्याख्या यहाँ पर सही नहीं है, तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से कथन और कारण दिया है। अब यहाँ पर 9वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय के उल्लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा उसने कथन दिया है वाणिज्यिक गतिविधि एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, दोनों ही सत्य है और उसकी ए और सही दोनों व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही सही है और व्याख्या भी यहाँ पर सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर बहुत जल्दी करेंगे तो आप फिर ये वाले क्वेश्चन क्या है आप गलत कर जाएंगे। इसलिए जब भी एग्ज़ाम आप दो तो क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे एंड में या फिर सबसे पहले आपको जहाँ सही लगे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो या लास्ट में क्या समय कम बचता है या फिर समय को मैनेज करते हुए इन क्वेश्चन को हल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर एक इतिहासकार का नाम दिए गए हैं, ये सारे इतिहासकार ही हैं और किसने कहा था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, राम प्रसाद है यहाँ पर। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर वह दास से सुल्तान का पद प्राप्त किया था। वह एक साहसी एवं योग्य सेनापति था। उसने भारत में नवनिर्मित तुर्की राज संगठित और शक्तिशाली बनाया। आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी। तो दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना कब की गई थी, मतलब किसके लिए की गई थी, तो यहाँ पर सही हो जाएगा बकाया लगान की वसूली के लिए। तो दीवान ए मुफ्त खराज किसके वसूला किसने था, खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने जो बकाया धनराशि थी उसको वसूलने का काम किया था। तो दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना यहाँ पर की थी बकाया लगान की वसूली के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग के अधीन दीवान ए मुफ्त खराज नामक विभाग स्थापित किया था। इस विभाग का कार्य क्या है, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करना तथा उसे वसूल करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं और उसको यहाँ पर क्या करना है, मिलाना है। तो संगम वंश यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मिलान करते हैं। सदाशिवराय जो है तालीकोटा का युद्ध है, जेड यहाँ पर। संगम वंश के संस्थापक कौन थे, सीधे हमें यहाँ पर क्या है वो देखते हैं आंसर। ठीक है, सदा शिवराय का था तालीकोटा का युद्ध। तो सबसे पहले हमारा जेड ही आएगा। अगर हमने सही लगा लिया तो वो भी सही हो जाएगा। बाकी बाद के जो हैं WY ये क्या है एक साथ है। तो संगम वंश के देवराय प्रथम थे, अरिवाडु वंश के रामराय थे और अमुक्त माल्या श्री कृष्ण देवराय। तो यहाँ पर अब मिलाते हैं। यहाँ पर सदाशिव के तालीकोटा हो गया, संगम वंश के देवराय प्रथम हो गए, अमुक्त माल्याद हो गए कृष्ण देवराय और रामराय जो हो गए अरविदु वंश। तो इस तरह से जो है ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था। तो यहाँ पर आर्य समाज पूछा है
तो एनी बेसेंट जो है आर्य समाज से संबंधित थी, याद रखना एनी बेसेंट आर्य समाज से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तो तत्वबोधिनी से जो संबंधित थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ भूल से भी क्या है, राजा राम मोहन राय नहीं करना है, क्योंकि हम तत्वबोधिनी ज़्यादातर हम इस पर टिक कर रहे हैं, हमारा गलत है। तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित था देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात, मतलब उनकी मृत्यु होने के बाद ही 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। इससे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी तथा साथ ही एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन शुरू किया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आने की संभावना है। हमारा आंसर था तीसरा, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध है? तो कॉमनवेल्थ जो है वो श्रीमती एनी बेसेंट का ही है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी महिला एनी बेसेंट से था। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र के माध्यम से ही उन्होंने होम रूल अर्थात स्वशासन की मांग को बुलंद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? मतलब भारतीय उद्योगों आयोग की अलग से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आशुतोष मुखर्जी हो जाएंगे, जिन्होंने भारतीय उद्योग जो 1918 में आयोग का था उसने क्या है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, आशुतोष मुखर्जी के द्वारा की गई थी। त्रिपुरी, जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कहाँ स्थित है? तो 39 जो है कहाँ पर हुआ था? तो त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी में हुआ था, ये यहाँ पर लिखा है त्रिपुरी में हुआ था। तो ये पूछा है कि त्रिपुरी है कहाँ पर? तो त्रिपुरी जो है वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के क्या है, जबलपुर जिले में है त्रिपुरी। यहाँ गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस को पराजित करने के उसमें खड़ा किया था, लेकिन क्या है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ही जीत जाते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या है मतभेद काफ़ी था, तो उन्होंने खुद ही वहाँ से त्यागपत्र देकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, त्रिपुरी संकट भी इसको इतिहास में बोलते हैं, 1939 का। आगे है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए तो गांधी जी ने अपने समर्थन में किसको खड़ा किया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकल के आते हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दी थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, अपनी अति समृद्ध मतलब बहुत अच्छी उनकी वकालत चल रही थी, लेकिन असहयोग आंदोलन के समय क्या कर दिया था, क्योंकि असहयोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था, तो इसी के चलते मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से संबंधित न्यायालयों के बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाते हुए मोतीलाल नेहरू ने अपनी समूह वकालत को छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, अरुणा आसफ अली जैसे अनेक विख्यात वकीलों ने भी वकालत छोड़ दी। अगला क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ इन्होंने ही नहीं, इसके अलावा भी देखो यहाँ पर इसके अतिरिक्त देशबंधु चित्तरंजन दास, लाल बहादुर, जवाहरलाल लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचार, अरुणा आसफ अली, इन सब ने भी वकालत को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो काबुल में गठित एक अंतरिम सरकार जो कि 1915 में उसके
पति कौन है, यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा है तो महेंद्र प्रताप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्र प्रताप यहाँ पर सही आंसर है। महाराजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता क्या कर दी थी, प्रदान कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे और ये बनना भी चाहते थे, लेकिन क्या है, गरमपंथी और उदारपंथी इन दोनों के बीच क्या है, मतभेद बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक जो है कभी अध्यक्ष ही नहीं बने कांग्रेस के। ठीक है, सूरत में क्या हो जाती है, दोनों में मतभेद हो जाता है, उग्रपंथी और उदारपंथियों में। आगे देखते हैं, सन 1856 में विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था। तो यहाँ पर विधवा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, तो आंसर ईश्वर चंद्र विद्या, 20 से विधवा और विद्यासागर, ऐसे हमें याद रखना है। तो हमारा आंसर काफ़ी हद तक क्या है, अगर हमें नहीं भी आता है ना तब भी सही हम कर ले जाएंगे। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित करवाया था, वो भी कब हुआ था, 1856 में, याद रखना है 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। व्याख्या देखते हैं, यहाँ पर 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड केनेन, यहाँ पर जो उस समय का वायसराय था, या फिर कह लीजिए गवर्नर जनरल कह लीजिए, क्योंकि वायसराय जो हैं वो 1858 के बाद बनते हैं। ठीक है, यही बनते हैं वायसराय। तो इसका भी हमें याद रखना है कि जो लॉर्ड केनेन है उस समय 26 जुलाई 1856 को पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही। इस अधिनियम के नियम जो है 15 द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। तो 15 ना लिख के सिर्फ हमें रोमन में भी मिल सकता है, तो हमें पहले पढ़ लेना है, मतलब वहाँ पर लिख लेना कि ये 15 ही है। और 15 जो अधिनियम है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, जो कि 1856 में लॉर्ड केनेन के समय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी। तो कब लड़ी थी, देखो यहाँ पर डेट आ रही है, तो अप्रैल 1858 में, 1858 यहाँ पर सही आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के समय क्या है, बिहार के प्रमुख नेता थे शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई जो है 22 अप्रैल 1858 को लड़ी, जब कैप्टन ली ग्रांट के अधीन अंग्रेजी और सिख सेना को पराजित कर दिया। घायलावस्था में 26 अप्रैल 1858 को उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो शुक्राचार्य मिसल से संबंधित थे। ठीक है, शुक्राचार्य मिसल से संबंधित थे। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर 1780 में जन्म हुआ था किसका, रणजीत सिंह, शुक्राचार्य मिसल के प्रधान महासिंह के पुत्र थे। रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता एवं कुशलता के बल पर पंजाब में एक छत्र, मतलब अपना एक साम्राज्य की स्थापना की थी अपने अधीन। उन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी मॉडल का जो पश्चिम में सेना का आधार होता था कि किस प्रकार से उनको प्रशिक्षण देना है, इन सभी के आधार पर उन्होंने क्या किया था, तैयार किया था अपनी सेना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1891 में एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट
एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट के निर्धारित मतलब के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित किए गए थे। तो यहाँ पर एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट के अंतर्गत जो है एज निर्धारित की गई थी 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हमारा सही आंसर हो जाए केशव चंद्र सेन। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ब्रह्म समाजी नेता केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। इसके संस्थापक, अगर हम संस्थापक पूछा जाए किसका, प्रार्थना समाज का, तो आत्मारंग पांडुरंग थे, परंतु इस समाज को प्रसिद्धि मतलब फैलाने का जो श्रेय है वो महादेव रानाडे को है। प्रार्थना समाज ने समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सालवाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था। तो मुख्य परिणाम हो जाएगा कि मराठों के साथ क्या है 20 वर्ष की शांति, मतलब मराठी जो है 20 वर्ष तक कोई भी किसी भी तरह का क्या है युद्ध नहीं होगा। 1782 में संपन्न सालवाई की संधि सिंधिया की मध्यस्थता, मतलब सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुआ। सालवाई की संधि ने अंग्रेजी कंपनी को 20 वर्षों की शांति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन सी चीज थी। मतलब 18वीं शताब्दी में बंगाल क्या निर्यात करता था इन सभी चीज़ों में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शोरा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है, शोरा। अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था। मतलब जब अंग्रेजों को दीवानी मिली, ठीक है, तो उस समय क्या है बंगाल का नवाब कौन था। तो आंसर मीर जाफर हो जाएगा। ठीक है, मीर जाफर। ठीक है, और ये बात हो रही है दीवानी कब हमको मिली थी, बक्सर युद्ध के समय, जो कि हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, अब हम एग्जाम में क्या है बक्सर युद्ध कब हुआ था ऐसे नहीं पूछते, वैसे ये पूछा वहीं से है, तो घुमा के क्वेश्चन क्या है पूछ लेते हैं कि अंग्रेजों को दीवानी तो बक्सर युद्ध में ही मिली थी, वो भी 1764 में, लेकिन सीधा सीधा ना पूछ के इस तरह से पूछा गया। तो आंसर हमारा मीर जाफर है। व्याख्या देखते हैं। 1764 में संपन्न बक्सर के युद्ध के पूर्व ही अंग्रेजों ने मीर कासिम की जगह मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया और वह अक्टूबर 1765 तक मृत्यु पर्यंत क्या हो गया, नवाब बना रहा। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी 12 अगस्त, अब यहाँ पर देखिए दीवानी कब मिलती है, डेट भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 12 अगस्त 1765 को बंगाल की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अतः दीवानी के समय मीर जाफर की क्या हो जाती है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो इस तरह से है, तो यहाँ पर याद रखना है 12 अगस्त 1765 में क्या है उनको दीवानी प्राप्त हो जाती, क्योंकि बक्सर युद्ध क्या है 1764 में संपन्न हुआ था, उसके बाद क्या है दीवानी प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था। तो पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो आंसर हमारा कॉर्नवालिस वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। बंगाल में गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने 1772 में पंचशाला, ठीक है, पंचशाला बंदोबस्त शुरू किया था। इसके अंदर यहाँ पर जो है कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था और वारेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय बंदोबस्त। तो यहाँ पर याद रखना है क्या पूछ रहा है, पंचशाला बंदोबस्त शुरू किया था वारेन हेस्टिंग ने, गवर्नर
वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था, परंतु बाद में 1777 में इसे समाप्त कर सालाना बंदोबस्त शुरू किया गया। मतलब पहले पंचशाला बंदोबस्त शुरू किया था 1772 में, और फिर क्या है 1777 में क्या कर दिया, उसको समाप्त करके सालाना बंदोबस्त शुरू किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात करते हैं, सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा। अब वो वर्ष पूछ रहा है, तो यूपी के एग्जाम में क्या है, वर्ष हो गया, साल कितने साल रहा, कब से कब कौन शासक रहा, ये बहुत मतलब डेट बहुत पूछते हैं, तो आपको बहुत ही बारीकी से अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो रहा था कितने, यहाँ पर 3 वर्ष, ठीक है, आंसर हमारा 3 ईयर्स हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एक क्षमता प्राप्त राजदूत सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। उसका उद्देश्य व्यापारिक, मतलब उद्देश्य क्या होगा आ रहा है, तो उनका इंग्लैंड वालों का काम ही व्यापार करना था, तो व्यापार की छूट के लिए वो क्या है जहांगीर के पास आया था। और रो जो है 1615 के अंत से, मतलब 1615 के बिल्कुल दिसंबर में आया होगा, तो अंत से क्या है 1618 के अंत तक, मतलब दिसंबर तक बराबर जहांगीर के दरबार में रहा। तो जहांगीर ने भी उससे क्या है बहुत सारी कर वसूलने के लिए भी अजमेर भेजा था, तो ये सारे काम करवाता रहता था सर टॉमस रो से, अर्थात लगभग 3 वर्ष तक क्या है मुगल दरबार में ये रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता, मतलब दोनों के विचार बहुत ही सिमिलर हैं। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है, तो इसमें बताना है कौन सा विचार है। वे तंत्र और अंधविश्वास में विश्वास करते थे। उन्होंने हिंदुओं में विद्यमान हीनता की भावना को सामान्य करने का प्रयास किया। वे मानते थे कि जिस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य भी स्वतंत्र है। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों की सिमिलर चीज़ क्या थी, तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाला भारतीय नेता था। तो पहली बार अस्पृश्य मतलब छुआछूत वाली जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले उठाने वाला कौन था। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल नहीं होंगे, उनसे कई सालों पहले क्या ज्योतिबा फूले ने उठाया था इस प्रश्न को, किसको, छुआछूत, अस्पृश्यता। आगे देखते हैं, निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई, ठीक है, महाराष्ट्र में शुरू होती है सबसे पहले, और इसका नेतृत्व जो है ज्योतिबा फूले ने किया, और उन्होंने 1872 मतलब 1872 में गुलामगिरी, तो गुलामगिरी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी, ज्योतिबा फूले ने। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी तथा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक कृतज्ञों से निम्न जातियों को बचाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया था। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यहाँ पर था कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना, मतलब यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, नेशनल मॉन्यूमेंट जो भी हैं हमारे, उसको क्या करा जाए, सुरक्षित, पहले तो जो टूट फूट गए उसको संरक्षित करा जाए, बाद में लोगों को अवेयर कराया जाए कि हमारी कितनी अच्छी धरोहर है, इसके प्रति हमें क्या है जाग जाना है, अब हमें इसको सुरक्षित करना है, गंदा नहीं करना है, दीवार पर कुछ भी लिखना नहीं है, खरोंचना नहीं है, इस तरह से, या फिर जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उसको बताना, उसको संरक्षित करना, ये सारे अवेयरनेस क्या है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था।
और प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया गया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय में, किस वायसराय के समय में प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम विकास सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी दिया था। तो किसने बताया था? यहाँ पर सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था कि यहाँ से क्या है, धन का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, धन निकासी से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के लिए दिए धन निकासी का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ड्रेन, ठीक है, का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था। तो यहाँ पर इनकी जो पुस्तक है, जो लेख है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से भी क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा मैडम कामा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। मैडम कामा ने 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल स्टुअर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। व्याख्या देखते हैं। मैडम भीकाजी कामा जो भारतीय क्रांति की माता कही जाती है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माता किसको कहा जाता है? भीकाजी कामा को। महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थी। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 में स्टुटगर्ट यानी जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा, जिसमें हरा, पीला और लाल रंग का ध्वज क्या था? शामिल था। ये भी पूछा जा सकता है कि हरा, पीला, लाल रंग का ध्वज फहराया तो कौन सा कलर नहीं था या कौन सा कलर था? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। अगला है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कोकनद कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन, हमें सूरत अधिवेशन हमें अच्छे से पता है, उसमें फूट पड़ गई थी। और बेलगाम जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी एकमात्र था। गया कांग्रेस, तो हमें कन्फ्यूजन इन दोनों में हो सकता है। तो हमें अगर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो हम आसानी से क्या है सही कर ले जाएंगे। कोकनद कांग्रेस जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता मतलब 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें प्रांतीय स्वायत्तता हमें प्रदान की गई थी। ब्रिटिश शासन द्वारा तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में भारतीय शासन अधिनियम 1935 अंतिम था। ठीक है, 1935 अंतिम था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। इसके द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। तो कभी एग्जाम में पूछा है दोहरे शासन की स्थापना कौन से अधिनियम से की गई थी? तो 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1909 में भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था? तो परिवर्तन किया गया था मुसलमानों के लिए 1909 में वही वाला तो आया था कि फूट डालो राज करो की नीति क्या है 1909 मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवली नुमानी 1914 तक जीवित रही। ठीक है, शिवली नुमानी देवबंद मदरसे के समर्थकों में से थे। शिवली नुमानी किसके समर्थकों में से? देवबंद मदरसे के समर्थकों में से थे। इनके संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो सत्य नहीं है वे लोकतांत्रिक होने के साथ साम्राज्यवाद के विरोधी थे। ठीक है, वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों
के प्रशंसक थे। वे सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि वे सैयद अहमद खां, ठीक है, जिसने अलीगढ़ जो है वो किया था। तो यहाँ पर क्या है, सैयद अहमद खां के अंग्रेज़ों के प्रति भक्ति को वो उचित, मतलब ठीक है कि अहमद खां जो हैं, सैयद अहमद खां अंग्रेज़ों के भक्त बनते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात को यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, सत्य नहीं है, ये पूछा गया था, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदू मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, ठीक है। तो ये किस तरह का कथन किसका है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा वेमफील्ड फुलर, ठीक है, वेमफील्ड फुलर है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन आते हैं, आप इस कथनों को भी बहुत गौर से और किसने कहा है, तो ये भी क्या है आपको याद रखना है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या है, कर्जन को इतनी बार ऐसा कुछ कहते कभी सुना है, अगर हमने नॉर्मल भी इतिहास पढ़ा तो इस तरह के नहीं सुना होगा। कर्जन द्वारा, डलहौजी द्वारा भी, डलहौजी तो वो जब रेलवे क्या है स्टार्ट होती है, ठीक है, और लॉर्ड मेयो ये भी बहुत पहले के ही हैं। तो इस तरह से क्या है, ये तीनों यहाँ से वो हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो आंसर हमारा वेमफील्ड फुलर यहाँ पर सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो है 1905 पर पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर वेमफील्ड फुलर ने मुसलमानों को अपनी लाडली बेगम यानी चहेती बेगम के रूप में उल्लेखित किया था। उसका उद्देश्य जो था बंग भंग विरोधी आंदोलन से मुसलमानों को पृथक रखना था, मतलब यहाँ पर आंदोलन हो गए थे, तो क्या है इस आंदोलन को क्या है मुसलमानों को अलग रखना था और राष्ट्रीय आंदोलन में फूट पैदा करना था। किसका ये कथन हो गया, वेमफील्ड फुलर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर सैयद अहमद खां, ठीक है, सर सैयद अहमद खां, चूँकि अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे, ठीक है, मतलब उनका कहना था महिलाओं को आधुनिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इनमें से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबंध मतलब इनसे संबंधित नहीं है। महिलाएं कुशल माता एवं गृहिणी बने, ठीक है, बनी है वो, तो वे महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्ष में थे, ठीक है, वे बहु विवाह को तर्क संगत मानते थे, वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। तो यहाँ पर असंबंध हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, वे बहु विवाह को तर्क संगत मानते थे, ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को काल क्रम में रखना है। तो अकाली आंदोलन हुए थे, ठीक है, तो नानका गुरु फरवरी 1921 में, ठीक है, फरवरी 1921 में, और फिर तोशा खाना गुरु द्वारा कांड जो है मई में हुआ था, मई 1921, और गुरुबाग जो है गुरुबाग हो जाएगा 1921, लेकिन कब, अगस्त में, ठीक है, अगस्त में, और ये क्या है फरवरी में। 1921 में ये सारे ही होते हैं, 1921, 1921, 1921, लेकिन सबसे पहले है ननकाना गुरुद्वार कांड, फिर है तोशा खाना गुरुद्वार कांड, और सबसे बाद में है गुरु का बाग संघर्ष। तो यहाँ पर जो 1, 2, 3 एक पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। तो राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार किया था, कौन से उसमें, आई थिंक भारत छोड़ो आंदोलन में किया गया था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। आंसर देखो यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे रोमांचकारी कार्य जो है बम्बई शहर के निकट विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो
पर गुप्त संचालन था। रेडियो ट्रांसमीटर से प्रसारण कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने किया था। ठीक है, उषा मेहता का नाम भी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने स्वतंत्र रूप से रेडियो का संचालन किया था, प्रसारण किया था। तो उषा मेहता का नाम यहाँ पर आता है। जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते रहे। ठीक है, नियमित रूप से कौन बोलते रहे? राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो से बोलते रहे। और नवंबर 1942 को पुलिस ने खोज निकाला और फिर क्या है, ट्रांसमीटर जो थे प्रसारण करने वाले उन सबको क्या है, जब्त कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था? तो आंसर हमारा यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ जो हैं वो 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं में असंतोष का प्रमुख कारण था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कथन दिया गया है, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकारने वाले हिंदू उससे ज़्यादा मूर्ख हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अभिरक्षण की मतलब जो आरक्षण या फिर जो भी अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो क्या है, वो मुसलमान मूर्ख है, लेकिन जो हिंदू इसको अस्वीकार कर रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा मूर्ख हैं। तो ये किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी ने क्या है, ये कथन दिया था। तो कथन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इन सबको याद रखिए। आगे है कांग्रेस। अब यहाँ पर देखो, हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। ये तो पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े कारण थे। ठीक है, अब यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद ये क्या है, कांग्रेस के साथ थे। मोहम्मद इकबाल नहीं थे। ठीक है, बाद में पहले तो थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इनके द्वारा ही लिखा गया था, लेकिन बाद में फिर इनके थोड़े से विरोधी तत्व भी दिखते हैं, लेकिन उतने नहीं हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये तो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं थे। तो हमें हमारा आंसर क्या है, हम गैस भी यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल के रूप में हो रहा है, निम्न में से ये किसका कथन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा वेडनबर्ग। वेडनबर्ग जो कि जीवनीकार थे किसके, A.O. ह्यूम के जीवनीकार वेडनबर्ग ने लिखा कि भारत में असंतोष मतलब भारत में क्या है, उस समय बहुत कई सारे क्या है, राजनीतिक संगठन बनने लगे। तो उनको लगा कि अब यहाँ पर ये राजनीतिक संगठन कुछ ना कुछ करे और एक बड़ा क्या है, कोई आंदोलन खड़ा कर दे। इससे बेटर है कि हम एक क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन का निर्माण करें इस तरह से। इसलिए सेफ्टी वॉल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है वेडनबर्ग द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, असंतोष की बढ़ती शक्तियों से बचाने के लिए एक अभय द्वीप यानी सेफ्टी वॉल की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई थी? तो हड़ताल यहाँ पर होती है बम्बई में ही होगी। बम्बई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1885 में। ठीक है, 1885 में कपड़ा मिल बम्बई में होती हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम मतलब क्या करते थे? पूर्व पाषाण युग के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। तो पूर्व में पूछा है, तो पूर्व में ऐसे कृषि वाला कुछ था नहीं। तो पशुपालन तो मध्य पाषाण काल का है और शिकार ही करते थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूर्वकालीन पाषाण मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, इस कारण वे वह वनों से प्राप्त फल फूल, शिकार में मारे गए पशु और नदियाँ झीलों को से पकड़ी गई मछलियाँ आदि पर ही निर्भर थे। और इस काल का मानव क्या शिकारी था और मतलब शिकार करता था, उसी शिकार को क्या करता था, एकत्रित
करता था। बाकी पशुपालन ऐसा कुछ भी उसको ज्ञान ही नहीं था कि पशुओं को पालने से भी हमें लाभ हो सकता है। वो सब होता है किसमें, मध्य पाषाण काल में पशुपालन। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के लोगों की प्रमुख विशेषता। लो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर क्या था, लघु। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर पशुपालन तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या है। पशु उपकरणों का प्रयोग बिल्कुल सही है, घरों का प्रयोग नहीं था। कपड़ों, केपड़ों, यहाँ पर कपड़ों है या केपड़ों है, ठीक है। कपड़ों अगर हम देखे जाएं तो कपड़े भी वो मतलब उनको नहीं आता था, और तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अब ये यहाँ पर लघु पाषाण मतलब छोटे छोटे क्या है, पत्थर है। मतलब पहले तो वो बहुत बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल करते थे, देखो इतने बड़े बड़े पत्थर, उससे भी बहुत, फिर क्या है ये छोटे हो गए, फिर नवपाषाण में और छोटे हो जाएंगे, घिस जाएंगे, जो उनसे मतलब शिकार में इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से क्या है, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों के बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक है। कुछ सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामितीय है। इसमें ब्लेड, कोर, नुकीले, त्रिकोण व नवचंद्राकार प्रमुख ज्यामितीय औजार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है आंसर, यहाँ पर असत्य है, यहाँ पर असत्य है। तो मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है, तो असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। तो कोल्डी हवा यहाँ पर सही आंसर है। बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित कोल्डी हवा नवपाषाणिक स्थल के उत्खनन से 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाने का प्रमाण मिला है। इसे चावल की खेती का भारत से ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे पुराने साक्ष्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो अगर ये तो था यहाँ पर जो क्वेश्चन था इससे पहले चावल के प्राचीनतम उल्लेख, ठीक है, तो वो तो हो गया हमारा कोल्डी हवा। अब आगे है प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख। अब यहाँ पर क्या है, भारत के बाहर भी, मतलब उस समय आज का जो भारत है प्राचीन भारत में तो नहीं था। आज का जो भौगोलिक स्थिति है भारत की, मतलब जो सीमाएं हैं वो उस समय तो नहीं थी। तो यहाँ पर क्या है, प्राचीन काल में मेहरगढ़, हाँ मेहरगढ़ क्या है, सही हो जाएगा। वर्तमान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ नामक नवपाषाणिक पुरास्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में भी पढ़ने को मिलती है। तो हम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उन सब की हम बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ याद रखना है, गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में हमें मिलती हैं। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। सबसे बड़ी इमारत जो हो जाएगी हमारी, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत तो कुछ है नहीं, राजा का महल तो था ही नहीं यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगर हम देखें जाए अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड है, ठीक है। मोहनजोदड़ो 2 बार दे दिया गया है। तो अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो हमें ये याद रखना है, जो कि हमारे व्याख्या में लिखा गया। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है, मतलब जहाँ पर जो अन्न एकत्र करके रखते थे, वो सबसे बड़ी इमारत थी। और ये कितनी 45.71 मीटर लंबी और 15.33 मीटर चौड़ी थी। इसका उपयोग संभवतः कर के रूप में प्राप्त होने वाले अन्न को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। आगे देखते हैं, आज के जो गोदाम है ना, वो उस समय अभी के जो गोदाम हैं उसी तरह से क्या है, मोहनजोदड़ो में कर मतलब
उस समय जो किसान होंगे मोहनजोदड़ो के आसपास, वहाँ से क्या है टैक्स कलेक्ट करते थे। तो टैक्स कलेक्ट करने के रूप में क्या है वो गेहूँ जो है वहाँ से लेकर और अन्नागार मतलब एक भंडार कर देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो आंसर R.D. बनर्जी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा R.D. बनर्जी। अगला देखते हैं किस काल से स्वास्तिक यानी प्रतीक जो है मतलब स्वास्तिक प्रतीक जो हम पूजा में हम बनाते हैं प्राचीनतम संदर्भ मिलता है हमें, तो हड़प्पा काल से ही मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, स्वास्तिक, तो ये हमें क्या है हड़प्पा काल से मिलता है। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक के रूप में संबंधित है? कि घोड़ा है, सिंह है, वृषभ है, गज है। तो हमें यहाँ पर क्या है वृषभ मिलता है, वृषभ यहाँ पर मिलता है, घोड़ा नहीं है, गज भी नहीं है, सिंह भी यहाँ पर नहीं है। तो आंसर हमारा वृषभ है। सैंधव सभ्यता के सामाजिक जीवन में वृषभ शक्ति के प्रतीक से संबंधित है। अनेक सैंधव स्थलों से प्राप्त मोहरों मुद्रणों ताम्रपट्टों आदि पर इस पशु का क्या है अंकन मिलता है। हम कहाँ से हम मानते हैं कि अब यहाँ पर देखो मोहरें मिली हैं उसमें भी क्या है वृषभ का बहुत ज़्यादा मात्रा में अंकन या चित्र मिलता है। जो मुद्रांकन जो किया गया वहाँ पर भी मिलता है और ताम्रपट्टों पर भी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा दशम मंडल। दशम मंडल में क्या है पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार क्या है उल्लेख किया गया, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से क्या है ब्राह्मण, भुजाओं से क्या है राजन्य और जंघा से क्या है वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार शूद्र पहली बार पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मतलब राजा की उत्पत्ति, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सबसे पहले उल्लेख मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो उत्तर वैदिक, वैदिक नहीं पूछ रहा वो उत्तर वैदिक की पूछ रहा है क्या थी प्रमुख फसल, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा गेहूं और चावल। गेहूं और चावल यहाँ पर सही आंसर है। व्याख्या देखते हैं उत्तर वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुवाई, कटाई तथा मढ़ाई का उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक लोग क्या है जौ यानी यव पैदा करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनकी प्रमुख फसल क्या है धान और गेहूं हो गई थी, मतलब गेहूं और चावल। ठीक है, धान से ही तो चावल आता है, तो हमारा गेहूं और चावल क्या है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यूपी वाले बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, इससे तो मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलने वाले ही हैं। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ पर था? तो वाराणसी में था पार्श्वनाथ का जन्म स्थान। आगे है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी बनारसी के राजा अश्वसेन के यहाँ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए, तो 83 दिन की घोर तपस्या के बाद उन्हें सम्मेद यानी पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। तो ये भी याद रखिए कि इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। अगला है महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? महावीर की शिक्षाओं का नाम विशेष नाम क्या है शिक्षा का? पंच महाव्रत। ठीक है, पंच महाव्रत है। आगे महावीर के जीवन में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो महावीर जैन
जो हैं उसमें प्रथम जमाली उनका दामाद भी था और यही क्या है, विच्छेदक था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। इसका प्रथम शिष्य जो है या जमाता, मतलब वही जमाता मतलब दामाद ही कहलाता है, जमाली बना। परंतु 12 वर्ष बाद क्या है, जमाली से महावीर का क्रियमण सिद्धांत पर क्या हो गया, मतभेद हो गया। कौन सा सिद्धांत था, क्रियमाण सिद्धांत पर क्या हो गया, मतभेद हो गया। फलतः जमाली ने जैन संघ छोड़ दिया और नए सिद्धांत, ठीक है, जमाली ने एक नया सिद्धांत बताया, बहुरतवाद, कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। तो बहुरतवाद मतलब कार्य पूरा हो जाने पर ही कार्य पूरा माना जाएगा। ये किसका विचार था, जमाली का, ठीक है, उसका का प्रतिपादन किया था बहुरतवाद का जमाली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि जो 2000 का पेपर हुआ था सन 2000 में, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको अभी लगातार बौद्ध और जैन से ही मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला गौतमी थी, उनकी मौसी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली की लिच्छवियों ने उन्हें वैशाली आने का निमंत्रण दिया और उनके सम्मान में कुटाग्रशाला विहार भी बनवाया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। अपनी विमाता मतलब मौसी उनकी जो थी, उन्होंने ही क्या है, लालन पालन किया था। प्रजापति गौतमी संघ ने शामिल होने वाली क्या है, पहली महिला बन गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। सारनाथ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख देव कौन है। तो पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख देव जो है वो लकुलीश है। लकुलीश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पाशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश या नकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकड निकेटर की पुत्री थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेलेना। 4th ऑप्शन यहाँ पर सही है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात गद्दीसीन होने वाले सेल्यूकस निकेटर ने भारत विजय संबंधी अधूरे कार्य को पूरा करने की, मतलब इनको भी लालसा हो गई सिकंदर की तरह कि वो उसने क्या है, पूरे भारत को विजय नहीं कर पाया, तो क्या है, सेल्यूकड निकेटर क्या विजय कर ले जाएगा। तो लालसा होने पर क्या किया, उन्होंने आक्रमण कर दिया। किंतु चंद्रगुप्त उस समय था उनको नहीं पता था कि क्या है, धनानंद नहीं है भाई, यहाँ पर क्या हो गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गए हैं। तो दोनों के बीच क्या युद्ध होता है, फिर बाद में क्या है, एक संधि होती है जिसके तहत उनको क्या है, सेल्यूकस निकेटर को क्या है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे करना पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। और 5 प्रांत क्या है, दहेज के रूप में भी उनको मिल गए। तो ये था सिकंदर के बाद सेल्यूकड निकेटर भारत पर आक्रमण करता है, उनकी बेटी क्या है, हेलेना का विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो तृतीय पूछ रहा है, वो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था। अशोक से संबंधित जितनी भी शिलालेख वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। साथ ही बौद्ध संगीति से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिले, मतलब बौद्ध धर्म का ही है ये, तो इसलिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अशोक मतलब मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आगे देखते हैं और कौन कौन से। देखो यहाँ पर अशोक जो है, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौरविकी का जो है कौशाम्बी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। रानी कौरवकी का है यहाँ पर। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक की रानी का है कारुवाकी या कौरविकी द्वारा दान दिए गए का उल्लेख है। इसी में उसके एकमात्र पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। देखो यहाँ पर तीवर का उल्लेख, इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। आगे है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, ठीक है, प्राकृत भाषा थी।
अशोक के सभी शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी जो देश के दूर दूर तक हिस्सों में पाए गए हैं। इन अभिलेखों की लिपियां अलग अलग हैं और शहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी में है। मतलब शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ पर, कौन सी भाषा में? खरोष्टी में। और तक्षशिला मतलब अगर हम भारत आज की जो सीमा है उसके बाहर हम देखें तो अरामाई के क्या है, तक्षशिला। तक्षशिला आज हम देखें तो क्या है, भारत के बाहर है, मतलब पाकिस्तान साइड है। तो वहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं वो है आरामाइक भाषा में मिले हैं। और शहबाजगढ़ी मानसेहरा कौन सी है? खरोष्टी लिपि में। लेकिन अगर सभी देखे जाए तो एक ज़्यादा मात्रा में प्राकृत भाषा ही मिलती है। आगे देखते हैं देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी। तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कंदगुप्त हूण जो है मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। इनका प्रथम आक्रमण क्या समुद्रगुप्त के समय हुआ था। हूणों का नेता खुश नवाज था। स्कंदगुप्त और हूणों के बीच युद्ध का वर्णन तीसरी, तो यहाँ पर जो मैंने बोला है स्कंदगुप्त है, ठीक है, समुद्रगुप्त नहीं है। गलती से बोल दिया हो तो कभी कभी पढ़ने में हो जाती है, तो वहाँ सॉरी बोलती हूँ मैं। स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त और हूणों के बीच ये युद्ध हुआ था। तो मतलब हूणों को पराजित करने का श्रेय किसको है? स्कंदगुप्त को है, ठीक है। अगर गलती से बोल दिया हो तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर क्या है, स्कंदगुप्त ने बुरी तरह परास्त करके साम्राज्य के बाहर खदेड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। तो क्लासिकल युग कहने के लिए क्या है, जब बहुत अच्छी कला और साहित्य में प्रगति हो तो उसको क्या कह देते हैं? क्लासिकल युग या स्वर्ण युग, इस तरह से हम संबोधित करते हैं। तो कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण ही हम क्या है, इसको क्लासिकल युग कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर भी व्याख्या है। कला और साहित्य के क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति के कारण गुप्त युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है। तिगवा, भूमरा, भीतरगांव, देवगढ़, सिरपुर आदि में नागर शैली के विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, वात्स्यायन, विष्णु शर्मा जैसी महान विभूतियों का जन्म कहाँ हुआ था? गुप्त काल के समय में हुआ था, ठीक है। इसलिए इसको क्लासिकल एज कहा जाता है। मतलब कला साहित्य बहुत ही चरम सीमा पर यहाँ पर दिखाई देती है। आगे देखते हैं, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 16 और 17। 16 और 17 जो है गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अजंता की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र के औरंगा जिले में स्थित है। इससे पहले क्या है, 29 गुफाओं के चित्र बने थे, जिसमें 7 गुफाओं के ही चित्र बचे हुए हैं। इसमें 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। 16, 17, 19 याद रखना है। 16, 17, 19 यहाँ पर 19 नहीं लिखा है, तो आपको याद रखना है। क्या पता है इस बार के एग्जाम में क्या है 19 दे दें और आप कहें कि मैम ने तो 16, 17 ही पढ़ाया था। तो 16, 17, 19 गुप्तकालीन है। इन गुफाओं का निर्माण क्या है, ईसा पूर्व 2वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक किया गया है। आगे देखते हैं, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था। तो आंसर हो जाएगा सामंतवाद और भूमि दान। आगे देखते हैं, किस चोल शासक ने पहली बार स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। तो स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले चोल शासक कौन हो जाएंगे हमारे? राजराज प्रथम जी। राजराज प्रथम ने चोल शासकों में पहली बार स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई थी। तो भूमि की पैमाइश के लिए क्या है, राजराज प्रथम जो है भूमि की पैमाइश भी करवाई थी। सबसे पहले सोने के सिक्के भी इन्होंने ही चलवाए थे। तो व्याख्या में यही है कि 1000 ईस्वी में भू राजस्व के वास्तविक निर्धारण के लिए भूमि के सर्वेक्षण करवाया गया था। आगे देखते हैं, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। तो चोल प्रशासन की विशेषता हमें देखने को मिलती है स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चोलकालीन शासन प्रणाली की सर्वोत्कृष्ट विशेषता स्थानीय स्वायत्त ग्राम शासन प्रणाली थी। इनके अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सेवाओं का उल्लेख मिलता है, उर, सभा और महासभा नगरम।
और सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, जबकि सभा या महासभा क्या है, अग्रहार यानी ब्राह्मणों की संस्था थी, और नगरम क्या है, व्यापारियों की समिति हुआ करती थी चोल काल में। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी पर है? तो रावी, ठीक है, रावी नदी के तट पर। दूसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित चोल शासक में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया? तो श्री विजय पर आक्रमण करने वाले चोल शासक कौन हो जाएंगे? हमारे राजेंद्र प्रथम, ठीक है। राजराज प्रथम अभी हमने पहले पढ़ा, राजराज प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए थे और क्या करवाया था? सोने के सिक्के चलवाए थे और भूमि पैमाइश भी सर्वप्रथम करवाई थी राजराज प्रथम ने। और यहाँ पर श्री विजय पर आक्रमण किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम की जो वास्तविक महत्वपूर्ण विजय थी 1935 में कडारम के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान था। चोल जहाजी बेड़ा ने बंगाल की खाड़ी को पार कर श्री विजय नरेश संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन को पराजित किया था तथा 12 द्वीपों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं, कलिंग अशोक के कलिंग पर आक्रमण किया था, कौन से वर्ष में किया था? कलिंग का तो आंसर हो जाएगा 8वें वर्ष, ठीक है, 8वें वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थान मतलब स्थित है कहाँ पर? तो नेपाल आंसर हो जाएगा, नेपाल। गोरखपुर जिले के नवा स्टेशन से कुछ मील दूरी पर है नेपाल की सीमा में रुम्मनदेही नामक ग्राम। यह बुद्ध काल की लुम्बिनी है जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और सम्राट अशोक के अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी मतलब उनके जो अशोक हैं, राजा अशोक, उन्होंने क्या किया था? अपने राजा बनने से 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की और यहाँ क्या है? राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस यात्रा के बाद उन्होंने कर घटाया था? तो लुम्बिनी यात्रा की थी, 1/8 भाग कर दिया था। आगे देखते हैं, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला जो है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता जो है सिद्धार्थ ज्ञातज्ञ कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। राजा राम के मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? तो ताराबाई ने अपने पुत्र के नाम से शासन किया था, शिवाजी द्वितीय उनके पुत्र का नाम था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? क्योंकि शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित था तथा वहीं पर उसका परिवार व खजाना रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दारा शिकोह के प्रश्य में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? तो नहीं हुआ था भगवत पुराण का जो है नहीं हुआ था, उपनिषदों का हुआ था, भगवत गीता का हुआ था, योग वशिष्ठ का हुआ था। तो शाहजहां के पुत्र जो है दारा शिकोह ने अनेक ग्रंथों भगवत गीता, योग वशिष्ठ का स्वयं अपनी देख रेख में फारसी में अनुवाद कराया। इसके अलावा उसने स्वयं तथा काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से क्या है फारसी में अनुवाद करवाया। मतलब पूछा जाए कि सिर ए अकबर का अनुवाद किसने करवाया था? तो आंसर हमारा होना चाहिए क्या? हमारा आंसर होना चाहिए दारा शिकोह, ठीक है। और किस नाम से? सिर अकबर नाम रखा गया था। जबकि भगवत पुराण और फारसी भाषा में अनुवाद राजा टोडरमल ने अकबर के समय किया गया था। तो भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया गया था किसके समय में? अकबर के समय में। किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? तो जो कारण थे वो हैं महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, मराठों के उत्कर्ष मतलब उनका उत्कर्ष क्यों हुआ? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, ठीक है, शिवाजी का
जुझारू व्यक्तित्व। ठीक है, ठीक है। शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता, ये नहीं है, उन्होंने कभी सहायता थोड़ी की है दक्षिण के शासकों ने। तो 1 2 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लागू करवाया था? तो लागू करवाया था 1679 में। 1679 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1679 में जजिया कर औरंगजेब ने पुनः लागू करवाया था। औरंगजेब ने 1869 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगवाया था। यद्यपि 1704 में दक्कन में यह कर उठा लेना पड़ा, मतलब दक्षिण से ये कर हटाना पड़ा, क्योंकि जजिया कर लगा देने का उद्देश्य क्या, संभवतः धार्मिक ना होकर राजनीतिक था, क्योंकि यह मराठों राजपूतों के खिलाफ मुसलमानों को संगठित करना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व जमा सदैव ही वास्तविक वसूली यानी हासिल से अधिक रहता था, इसका सर्वप्रथम कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा हमारा भू राजस्व संबंधी राजस्व का गबन कर लेते थे। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों में से था? तो आंसर हमारा हो जाएगा बख्शी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रांत और सैन्य दोनों का अधिकारी होता था बख्शी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो यहाँ पर बिल्कुल बदायूं यहाँ पर आलोचक थे, यही कह सकते हैं, तो बदायूं यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर की सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति और दीन इलाही विचारधारा का बदायूं ने विरोध किया था, अकबर के इस्लाम का शत्रु कहा। इससे अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की लंबी सूची तैयार की, जिसके अनुसार अकबर ने हज यात्रा को बंद करा दिया तथा मुस्लिम त्योहारों तथा रोजों पर भी रोक लगा दी थी। आगे देखते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अकबर के सैन्य अभियानों को मतलब एक काल क्रम में रखना है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा यहाँ पर मालवा विजय, ठीक है, मालवा विजय पहले नंबर पे है। फिर है गुजरात विजय, गुजरात विजय हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ही जो क्रम, सबसे पहले मालवा विजय, मालवा पे सबसे पहले करते हैं, फिर गुजरात पे करते हैं, कश्मीर पे करते हैं और हल्दी घाटी पे करते हैं। सिंध विजय करते हैं, सिंध विजय, असीरगढ़ विजय उनकी सबसे बाद में थी यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मालवा विजय, गुजरात विजय, कश्मीर विजय, 3 ऊपर ये हो गई, मालवा, गुजरात, कश्मीर। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि महाराणा प्रताप के साथ हुआ था राजस्थान में, और सिंध युद्ध विजय और असीरगढ़ विजय। तो ये तीन मालवा, गुजरात, कश्मीर, हल्दी घाटी, सिंध विजय और असीरगढ़, ये 3 नीचे। तो इस तरह से याद करें तो आपका जो है आसानी से हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मालवा विजय जो होती है वो 1561 में होती है, गुजरात विजय जो होती है 1572 में होती है, और कश्मीर विजय देखे जाए तो 1586 में होती है। सिंध विजय देखा जाए तो 1591 में होती है, 1591 में सिंध विजय, और असीरगढ़ का देखा जाए तो 1601 में होता है, 1601 में। ये था एक क्रम। आगे देखते हैं, 1508 और 81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक सबसे बड़ा संकट पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना क्या है, सबसे बड़ा संकट उसके लिए था। व्याख्या देखते हैं, 1880 से 81 मतलब लगभग 1 साल क्या है, अकबर के शासन का सर्वाधिक संकट का वर्ष था, जब असंतुष्ट अमीर तथा अधिकारियों ने उनके सौतेले भाई काबुल के गवर्नर मिर्जा हाकिम को शासक घोषित कर दिया गया, और अकबर ने 1581 में काबुल पर अधिकार करके अपनी सौतेली बहन बख्तुन्निसा को काबुल का गवर्नर बना दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह के विषय में क्या असत्य है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने निर्धारित पढ़ लिया। शेर शाह के विषय में असत्य यहाँ पर बताना है, तो असत्य हो जाएगा दिल्ली के पुराने किले कुल्ला जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाकी इन्होंने जो है बिल्कुल सबके सब सही हैं, तो यहाँ पर असत्य बताना था, तो दिल्ली के पुराने किले में
किला कुल्ला मस्जिद का निर्माण करवाना यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में क्या दिया था? जिहाद का घोषित किया था। तगमा नामक कर समाप्त कर दिया गया था। युद्ध उपरांत विजय होकर गाजी की उपाधि, खानवा का युद्ध था। सेकंड ऑप्शन खानवा का युद्ध। बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था। मुसलमानों पर लगने वाला तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया गया था और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करने के पश्चात क्या है, बाबर ने गाजी यानी योद्धा तथा धर्म प्रचारक की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल कहा गया है? तो आंसर सैयद लोदी काल का जो है उसको मकबरों का काल कहा गया है। आगे देखते हैं, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था? तो आंसर हमारा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, इन्होंने तो अपने आप को ही क्या है, मैं ही खलीफा हूँ। ठीक है, इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुबारक शाह, ठीक है, ये किसके पुत्र थे? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे मुबारक शाह खिलजी। इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया और अल इस्लाम उल वसीक विल्लाह खिलाफत उल लह आदि उपाधि धारण की। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अगला क्वेश्चन, हुनूज दिल्ली दूरस किस सुल्तान से संबंधित? गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में कहा गया था। किसने कहा गया था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया उत्तर भारत के अग्रणी सूफी संत थे, जिनकी अतिशय लोकप्रियता के भयभीत होकर गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया था। तब उन्होंने कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली क्या है, दूर है, क्योंकि वो दिल्ली में नहीं थे, दूर थे। उसने कहा था कि यहाँ से क्या हो जाओ, भाग जाओ, दिल्ली से चले जाओ, वरना क्या है मैं आके गिरफ्तार कर लूँगा या फिर जो भी कुछ करते। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अभी क्या है, आप दिल्ली में नहीं आ पाए। ठीक है, तो फिर वो दिल्ली भी नहीं आ पाते हैं, वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए ये कथन उनका फेमस हो गया है, हुनूस दिल्ली दूर अस्त। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सन 2000 का जो पेपर है पीजीटी यूपी पीजीटी का है। बाकी अगर अन्य लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। साथ ही इसका पाठ्यक्रम जो है उसको भी मैं क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। एक छोटा सा वीडियो होगा जो क्या क्या पढ़ना है यूपी पीजीटी में। बहुत ही इजी है क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल से क्या है, सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में।